की प्रिपरेशन, इसमें मैंने आपको पहले से पार्ट 1 की वीडियो प्रोवाइड की हुई है जिसमें लेक्चर नंबर 19 से लेके 22 तक के लेक्चर हैं, लेकिन अब हम यहाँ से लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है लेक्चर नंबर 23 में, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केटिंग हम लोग कोई भी चीज़ जो है, हमने अगर उसको प्रोडक्ट बनाना है, उसकी प्रोडक्शन करनी है, तो हमको हम उसे बनाने से पहले जो भी फैसले लेंगे ना, वो डिसीजन जो भी हम लेंगे वो हमारा मार्केटिंग कहलाता है। लेकिन सेलिंग जो है ना, वो प्रोडक्शन के बाद होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम बना चुके हैं ना, तो उसको बना लेने के बाद हम लोग जो फैसले लेंगे वो हमारा सेलिंग होता है। लेकिन मार्केटिंग जो होता है ना, वो मार्केटिंग हमारा जी, मार्केटिंग इज ए टोटल सिस्टम एंड सेलिंग इज वन ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, मार्केटिंग इसका टोटल सिस्टम है। मार्केटिंग में डेफिनेटली आप पहले जो भी चीज़ें बनाते हो उस पर भी आप मार्केटिंग ही कर रहे होते हो, लेकिन आप जब अपनी चीज़ों को बेच रहे होते हो तो वो भी मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद है सेलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेलिंग क्या है, डेफिनेटली आप अपनी चीज़ किसी दूसरे को बेच रहे हो तो ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ ना। उसके बाद मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बिल्कुल पहले आप डिसीजंस लेते हो कि आपने प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, फिर उसको बनाते हो, फिर उसको सेल करते हो, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन सेलिंग का क्या है कि सेलिंग एक बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट को बनाया हो और उसी दिन ही आपकी सारी चीज़ें बिक जाएं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। अब कंज्यूमर कौन होते हैं, हम लोग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, टी सोप यानी कि हमारे कपड़े हो गए, जूते हो गए, इस तरह की चीज़ें कंज्यूमर्स होती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में वो चीज़ें जो कि इंडस्ट्री में होती हैं वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स होती हैं। अब इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है, एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज called developing a long term relationship with the customers by making phone calls। अच्छा, मेकिंग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपने मार्केटिंग में अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। किस तरह बनाना है कि आप उन्हें गिफ्ट्स सेंड करें, उनको सेल्स वगैरह लगे तो फोन कॉल्स के थ्रू उनको इन्फॉर्म करें। तो एक अच्छा रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ बना के रहें ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके कस्टमर्स बने रहें। उसके बाद है ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग। ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग में क्या है जी, ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट फोकस ऑन सिंगल पॉइंट ऑफ स्केल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये जस्ट ट्रांजेक्शन पे ही फोकस करती है, लेकिन इसका रिलेशनशिप के साथ कोई इतना खास तलक नहीं होता। ये उस तरह फोकस नहीं करती, जस्ट अपना पॉइंट ऑफ स्केल पे ही रहती है। इसके अलावा दी एम्फेसाइज ऑफ वन मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूम एंड इंडिविजुअल सेल्स रेदर देन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। इनका होता है कि हमने एफिशिएंटली अपने वॉल्यूम को किस तरह इंडिविजुअल्स के थ्रू सेल करना है, बल्कि रिलेशनशिप के ऊपर इनका कोई तलक नहीं है कि जी रिलेशनशिप को भी कायम रखना है अच्छे कस्टमर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास दी मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास टोटल 5 तरह के इन्वायरमेंट की टाइप्स हैं, जिसमें है पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड कम्पिटिटिव। अब कंसेप्चुअली भी हम इसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट डेफिनेटली हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगी, टैक्सेस से रिलेटेड होंगी, इस तरह की सारी चीज़ें। तो आप इस एमसीक्यूज को खुद से भी करेक्ट कर सकते हो। सोशल या कल्चर क्या कि जिसमें हम लोग अपनी सोसाइटी और कल्चर को देखते हुए प्रोडक्ट को बनाते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इकोनॉमिक से रिलेटेड है जी, द टर्म इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें इकोनॉमिक्स के एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखा जाता है कि कंज्यूमर और बिजनेस के लिहाज से हमने किस तरह चीज़ों को बाय करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट बिजनेस कम्पीट करते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप के बिजनेस एक दूसरे के साथ मिल के अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जैसा कि अभी न्यूज़ चैनल भी एक बिजनेस है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स पे आपको जो भी डिफरेंट कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट मिल रही होती है, तो वो क्या होता है कि दो तरह के बिजनेस, लेट्स सपोज किसी भी न्यूज़ चैनल पे आप किसी शैम्पू की मशहूरी देख रही हो, तो वो दो बिजनेस हो गए ना, एक तो न्यूज़ चैनल वाला बिजनेस, दूसरा शैम्पू वाला। तो ये क्या होगी, ये एक कम्पिटिटिव मार्केट हो गई, इन्वायरमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन। ये कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट that are dissimilar from those of competitors but can fulfill the same need। अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से याद रखना कि लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, दो गाड़ियां हैं, एक महंगी गाड़ी है, एक सस्ती गाड़ी है। ठीक है, अब दोनों गाड़ियों का काम क्या है कि दोनों ही आपको किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचा सकती हैं, दोनों का मकसद एक ही है। लेकिन अब हमारा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो कौन सा है कि हमारी सस्ती वाली गाड़ी, ठीक है, कि आपकी सस्ती वाली गाड़ी भी आपको वहां पर पहुंचा सकती है आपकी लेस
चीज को देखते हुए, ठीक है, लेस वैल्यू को देखते हुए। तो ऐसी चीजें जिनको हम लोग लेस वैल्यू में परचेज कर सकते हैं लेकिन वो सेम नीड को फुलफिल करती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। उसके बाद है ब्रांड कंपटीशन। ब्रांड कंपटीशन इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड कंपटीशन क्या है कि दो तरह के ब्रांड्स आप लोग कर लो, कपड़े के कोई भी दो ब्रांड्स कर लो, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो ब्रांड कंपटीशन कहलाता है। उसके बाद है इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन में क्या होता है कि दो चीज़ों के, यानी कि लेट्स सपोज हमारे पाकिस्तान में लेस पहले इसराइल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान में अपने लेस बन रहे हैं, तो ये बाहर की कंपनी के ब्रांड के साथ हमारा कंपटीशन है कि हम अच्छे से खुद भी बना सकते हैं, तो ये इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ। उसके बाद है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। अ पर्सन हु प्लान्स, एग्जीक्यूट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि तमाम ही मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो मैनेजर कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजर। इसके रोल में भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, टू आइडेंटिफाई एंड अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ द कस्टमर, डिजाइन प्रोडक्ट करे, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, प्राइसिंग डिसीजंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स, मार्केटिंग रिसर्च एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब करता है किसी भी मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, ठीक है, ओवरऑल एक्टिविटीज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड। लेट्स सपोज 1 साल का टाइम दिया जाता है, तो 1 साल के टाइम में हमारी मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको एक डॉक्यूमेंट पे लिख दो, तो वो कौन सा होता है? हमारा डॉक्यूमेंट्स मार्केटिंग प्लान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान। इसमें होता क्या है? जो ये एक बड़ा सा पेज बना होता है जिसमें आपकी मार्केट की पूरी एक्टिविटीज पूरे साल की लिखी जाएंगी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? इसमें होना चाहिए एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, करंट मार्केट सिचुएशन होनी चाहिए कि आपकी मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, और प्रोजेक्ट को आपने किस तरीके से इन स्टेटमेंट करना है और कंट्रोल किस तरीके से करना है। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 24 है द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में टोटल 4 पीस होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको 4 पीस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। 4 पीस कौन से हैं? पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइसिंग, तीसरा है प्लेस और चौथा है प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट मींस के दी गुड सर्विसेज और आइडिया दैट इज मार्केट टू फिल द कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, ठीक है। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज जो कि हम लोग बनाते हैं अपने कंज्यूमर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिस वन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आगे है प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या होता है कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं तो अब हमने उसकी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना होता है अपने बजट को देखते हुए। सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइस एट विच सेल अ प्रोडक्ट। लोअर प्राइस जनरली क्या होता है कि जो लोअर प्राइस होती है वो जनरली हमें ज्यादा मार्जिन देके जाती हैं। क्यों देके जाती हैं? क्योंकि जब हम किसी भी चीज के ऊपर लोअर प्राइस सेट करते हैं तो उसकी सेल ज्यादा होती है, लोग उस चीज को हर तबके के लोग उसको परचेज कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, मिड में हो या गरीब लोग हो। जब उसकी प्राइस ही लो होगी तो ज्यादा वो चीज बिकेगी, तो डेफिनेटली जब चीज ज्यादा बिकेगी तो वो हमें हायर प्रॉफिट दे के जाएगी। उसके बाद है प्लेस। प्लेस में क्या होता है कि आपने एक ऐसा प्लेस चूज करना है जो कि आपकी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो, ऐसी लोकेशन जिसमें आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हो। अगर आप किसी रूरल एरिया में कोई बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड को ले जाते हो तो डेफिनेटली वहां पर वो नहीं बिकेगी, लेकिन अगर आप किसी अच्छे शहर में अपनी किसी अच्छी ब्रांड को रखते हो तो वो डेफिनेटली एक अच्छी लोकेशन होगी उसके लिए, तो ये प्लेस से रिलेटेड है। उसके बाद प्रमोशन। प्रमोशन में क्या है कि हम अपनी किसी भी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग जो भी किसी भी दूसरे बिजनेस को बोलेंगे कि इसको एडवर्टाइज करो, जैसा कि हमारे यूट्यूब पे आते हैं, हमारे एड्स आते हैं, तो ये क्या होती है? प्रमोशन कहलाती है किसी भी बिजनेस की। उसके बाद है टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग में क्या होता है? अ टारगेट मार्केट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ कस्टमर। टारगेट मार्केट एक ऐसा कस्टमर्स का ग्रुप होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये इस ग्रुप को हम अगर अपनी चीजें बेचेंगे तो हमारी चीजें ज्यादा बिक जाएंगी, क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट हो या चाहे सर्विस हो, एंड होम टू डायरेक्ट द मार्केटिंग एफर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट सेगमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मार्केट सेगमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अ मार्केट सेगमेंट रेफर्स टू अ सब ग्रुप ऑफ कस्टमर दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटरेस्ट, जियोग्राफी, एज, डेमोग्राफिक और लाइफस्टाइल, ठीक है। मार्केट सेगमेंट एक ऐसा ग्रुप है कस्टमर्स का जो कि अपनी कॉमन खसूसियात को शेयर करते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है जियोग्राफी, एज से रिलेटेड, डेमोग्राफिक एक्सेट्रा। उसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिवाइड करते हैं टारगेट मार्केट को सिमिलर में, ठीक है। टारगेट मार्केट को हम सिमिलर में डिफाइन करते हैं और मोर डिफाइंड कैटेगरीज देखते हैं। उसके बाद है
फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, इसके फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, एक है जियोग्राफिक, दूसरा है डेमोग्राफिक, तीसरा है साइकोग्राफिक और चौथा है बायो बिहेवियरल। अब जियो में हमें जियो से ही क्लियर हो रहा है कि इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज टू टारगेट प्रोडक्ट सर्विस एट पीपल हु लिव और ऑन स्पॉट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि जिस लोकेशन में हमारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, हमारे कस्टमर रह रहे हैं, उनके सर्विसेज को हमने किस तरीके से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए हम ये करते हैं। उसके बाद है डेमोग्राफिक, ग्रुप्स कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर टुगेदर बाय फोकसिंग सर्टन ट्रेड्स सच एज एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली। उसके बाद है जी साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में डेफिनेटली साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो साइकोलॉजी में उसका एटीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, वैल्यूज, ओपिनियन, लाइफस्टाइल, सारा कुछ ही आप टारगेट मार्केट में देखते हो कि कस्टमर का एटीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ अपने दिमाग में रखते हुए हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। उसके बाद है बिहेवियर। बिहेवियर से रिलेटेड क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉर्टिंग करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं कस्टमर बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स दे एग्जिबिट। ठीक है, उनके डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, तो हर पर्सन के बिहेवियर को देखते हुए हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केट को देखते हैं। उसके बाद है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगर आपका जस्ट एमसीक्यूज बेस है तो इससे रिलेटेड आपको याद नहीं करना है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस पेपर होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव उनका होता है जिनका ये मेन सब्जेक्ट होता है। ओके, तो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द मार्केट सेगमेंटेशन एंड इट्स फैक्टर। उसके बाद लेक्चर नंबर 25 है हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च पे एमसीक्यू आपका बन सकता है डैश एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, एक एफर्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं अबाउट टारगेट मार्केट और कस्टमर से। ठीक है, टारगेट मार्केट और कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, मार्केट रिसर्च। इंफॉर्मेशन में क्या है जी, मार्केट इंफॉर्मेशन मेकिंग नाउन द प्राइस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज इन द मार्केट, द सप्लाई ऑफ द डिमांड। ठीक है, सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड हम जो भी सर्च करते हैं वो हमारी मार्केट इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, अब फर्क यहाँ पे याद रखो, रिसर्च में क्या था, हम कस्टमर और मार्केट, टारगेट मार्केट से रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन में क्या है, मार्केट और मार्केट किसकी, सप्लाई और डिमांड की। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन में याद रखना कीवर्ड के सप्लाई और डिमांड, और रिसर्च में याद रखना टारगेट मार्केट और कस्टमर। अगर सेगमेंटेशन की हम लोग बात करें तो मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ टारगेट मार्केट इनटू स्मॉलर मोर डिफाइंड कैटेगरीज। उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, ट्रेंड से रिलेटेड तो हर किसी को पता होता है, एक ऐसा ट्रेंड जो कि ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ मार्केट और एन एसेट प्राइस होती है, एसेट प्राइस। इट्स in technical analysis, trends are identified by trends line or price action that highlighted when the price is making higher swing highs and higher swing lows। ठीक है, ट्रेंड एक ओवरऑल डायरेक्शन होती है किसी भी मार्केट की या फिर किसी भी हमारे एसेट्स की। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, हमारे सरमाया। इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग करते हैं ताकि हम देख सके कि हमारा ट्रेंड क्या, प्राइस किस लाइन पे जा रही है, किस लेवल पे जा रही है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। उसके बाद मार्केट रिसर्च प्रोसेस। मार्केट रिसर्च प्रोसेस में हमारे टोटल 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर शॉर्ट से रिलेटेड अगर आपकी शॉर्ट भी हैं तो रीड कर देते हैं। इसमें 4 स्टेप्स कौन से होते हैं, डिफाइन करें रिसर्च प्रॉब्लम, एस्टैब्लिश करें रिसर्च का डिजाइन, उसके बाद कलेक्ट और एनालाइज करें डेटा को, और फिर उसके बाद फार्मूलेट कर दें फाइंडिंग्स को। उसके बाद है जी डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेप डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एग्जिस्ट इनटू 2 मेन स्टेप। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन हम लोग 2 स्टेप्स में करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, फार्मूलेटिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद एस्टैब्लिशिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 2 मेन पॉइंट्स याद रखना। आपको ऐसा एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि ये दोनों ही प्रोवाइड होंगे, तो लिखा हुआ होगा नेक्स्ट में ए और बी बोथ आर नन ऑफ द अबव। तो आप याद रखना कि ये दोनों हैं, तो बेसिकली इस तरह के एमसीक्यूज में ए और बी बोथ वाला बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। फॉर्मेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम मींस टू स्टेट द प्रॉब्लम इन अ वे दैट रिसर्च एबल। अपनी प्रॉब्लम को एक ऐसे स्टेट में लेके जाओ जो रिसर्च एबल हो, जिसमें हम रिसर्च कर सकें। तो इसमें क्या कहलाता है, ये हमारी कैटेगरी फार्मूलेटिंग। उसके बाद इस्टेब्लिश रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इस्टेब्लिश रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में क्या है हमारे पास, रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और समराइज करें यू होप विल बी अचीव्ड बाय द स्टडी। उसके बाद
इस्टेब्लिशिंग द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन को इस्टेब्लिश करने के लिए टोटल 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला क्या है कि सिलेक्ट करें कि हमारी रिसर्च का डिजाइन किस तरह का। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने रिसोर्सेज और टाइप्स की इंफॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद हमने डिजाइन के रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट जो भी हमने इस्तेमाल करने हैं वो डिटरमाइन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन में क्या है कि द डिजाइन अलाउज रिसर्चर्स टू hone in on the research methods that are suitable for the subject matter and set up their studies up for the success. Identify information types and resources determine। ये important MCQs नहीं है, so इनको आप skip ही कर दें। ठीक है, अगर आपके पेपर में ये आ भी जाते हैं तो आप इसको लॉजिकली भी सेव सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। डेटा कलेक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग। डेटा कलेक्शन का क्या मतलब होता है, तो ये पता है कैसे एमसीक्यूज बन जाएगा। डैश एज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग एंड मेजरिंग एंड एनालाइजिंग एक्यूरेट इनसाइट्स ऑफ रिसर्च यूजिंग स्टैंडर्ड वैलिडेटेड टेक्निक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो आगे इसमें डेटा एनालिसिस स्टेज होती है जिसमें हम लोग मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट in a market research product is stage when qualitative data, quantitative data, or a mixture of both is brought together and scrutinized in order to draw conclusions based on the डेटा। इसमें डेटा में क्या है हमारे पास कि डेटा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, उसके बाद अपने सारे जो भी हमारे इनसाइट्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स एक डेटा कलेक्शन कहलाती है। इसके अलावा हमारे पास है फार्मूलेट फाइंडिंग्स। फार्मूलेट फाइंडिंग्स में क्या होता है, मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दी the viability of a new services or product। इसमें सिर्फ इतना ही आप याद रखें, आगे इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि एमसीक्यूज बनाएगा। मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस। मार्केट रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं वायबिलिटी ऑफ द न्यू सर्विसेज और प्रोडक्ट। न्यू सर्विसेज और प्रोडक्ट को याद रखना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फार्मूलेट फाइंडिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 26 रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड में हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन मींस मार्केट रिसर्च टेक्निक जो कि हमें इन्वॉल्व करती है सिंपली वाचिंग एंड रिकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स। ठीक है, ऑब्जर्व करें, जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो डेफिनेटली हम या तो उसको देखते हैं या हम उसको रिकॉर्ड देख रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें ऑब्जर्विंग में ही आती हैं। उसके बाद सर्वे। सर्वे तो सबको ही पता होता है ना कि किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना सर्वे कहलाता है। डिफरेंट लोगों के पास जाके उनकी राय लेना, उनके मशवरे देखना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना, क्या कहलाता है, सर्वे, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। उसके बाद है फोकस ग्रुप मार्केट। फोकस ग्रुप मार्केट रिसर्च क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं और प्रेजेंट करते हैं किसी भी इशू के साथ एंड आस्क टू डिस्कस इन दी डेप्थ। ठीक है, फोकस ग्रुप मार्केट रिसर्च क्या होता है कि कुछ एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोग इकट्ठे बैठते हैं और किसी भी इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या, द मार्केट रिसर्च टेक्निक दैट अटेम्प्ट्स टू कंपेयर द प्रोसेस द रिस्पॉन्स ऑफ सेम और सिमिलर पीपल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंस इन कस्टमर्स बिहेवियर। इन्फ्लुएंसेस इन कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड ये एमसीक्यूज बन जाए कि इन चारों में से कौन सा है, तो चारों ही याद रखना, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, सोशल और कल्चर। अब साइकोलॉजिकल आपको पता ही है कि हमारी फीलिंग से रिलेटेड, पर्सनल हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होगा, सोशल हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होगा। अब सोसाइटी में हमारी फैमिली भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, ग्रुप्स वगैरह सारा कुछ। कल्चर, कल्चर से रिलेटेड हमारा कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लासेस। कल्चर सबको पता ही है क्या होता है। तो इसका अगर हम लोग थोड़ा सा मजीद स्टडी करें तो कंज्यूमर बिहेवियर इज एसेंशियल द स्टडी ऑफ व्हाई कंज्यूमर परचेज एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। 4 की फैक्टर्स। ठीक है, इसके टोटल 4 की फैक्टर्स हैं, इनको ये याद रखने जरूरी है, ये 4 याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में क्या है, प्रॉब्लम, नीड एंड रिकॉग्निशन। The consumer buying process begins with the recognizing a problem or need। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, रिकॉग्नाइज करना प्रॉब्लम या नीड को। इंफॉर्मेशन सीकिंग। इंफॉर्मेशन सीकिंग से रिलेटेड ही क्या है कि इंफॉर्मेशन की कमी होना। ठीक है, किसी भी आपके पर्सनल सोर्स के बारे में, मार्केट के बारे में, पब्लिक के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल ना हो तो वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन सीकिंग। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रेंज फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज। ओके, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स इवैल्यूएशन क्या कहलाती है, स्टेप इज एसेंशियली अ मैचिंग प्रोसेस। ये एक मैचिंग प्रोसेस है। हाउ टू
हाउ डू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन कंसीडरिंग मैच विद द नीड्स एंड वांट्स। परचेज डिसीजंस, परचेज डिसीजंस में आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने जब भी कोई चीज परचेज करनी है तो उसमें आप क्या देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इमोशनल मोटिव्स। ठीक है, इमोशनली भी आप क्या उस चीज से अटैच हैं जो भी आप परचेज कर रहे हैं, और रेशनली भी आप देखेंगे। रेशनल मोटिव्स आर बेस्ड ऑन लॉजिकल इवैल्यूएशन, मतलब कि लॉजिकली, एक तो हो गया ना इमोशनली, लॉजिकली भी आप जो चीज परचेज कर रहे हैं उसको भी आप जरूर देखेंगे। तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स मींस कॉस्ट, क्वालिटी एंड यूजफुलनेस। ठीक है, लॉजिकली मतलब कि लॉजिकली हम क्या देखते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये यूजफुल है या नहीं है, तो ये हम परचेज डिसीजन में सोचते हैं। और दूसरा हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या हम इस चीज से इमोशनली अटैच हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में क्या होता है, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैपेंस आफ्टर द सेल। ठीक है, अब परचेज डिसीजंस में क्या हुआ कि आपने चीज को परचेज कर लिया दो स्टेप देख के, एक तो इमोशनली, दूसरा लॉजिकली। अब आपने चीज को ले लिया, ले लेने के बाद जो आपने अपना डिसीजंस लेना ना उस चीज के बारे में, वो होता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। सेटिस्फाइड कस्टमर आर लाइकली टू रीपरचेज। जो भी आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपकी प्रोडक्ट को परचेज करके, वो दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा ताकि वो उसको अगेन यूज कर सके। लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो कि आपकी चीज को परचेज करके उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो दोबारा उसको कभी भी परचेज नहीं करेगा। तो ये पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन कहलाती है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 29, व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हम लोग ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट एक ऐसी चीज जो कि कंज्यूमर्स की नीड्स या वांट्स को फुलफिल करता है। डिफाइन द फॉर्म्स Define the forms of product or differentiate between tangible और intangible products। ठीक है, tangible ऐसे products होते हैं जिनको हम हाथ से छू सकें, ठीक है, और intangible products ऐसे होते हैं जिनको हम हाथ से ना छू सकें। तो अगर हम इन दोनों की एग्जांपल्स की तरफ देखें तो all the products that can be touched physically or smelled felt with finger strips are called tangible ones। और यानी कि हमारी कार हो गई, जूते हो गए, बैग्स हो गए, कोई भी चीज। इनटेंजिबल हमारे वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम फिजिकली टच ना कर सके। फिजिकली टच मीन्स के हमारी फीलिंग्स वगैरह होगी, इस तरह की चीजें। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा प्रोडक्ट्स में हमारे पास ये गुड विशेस वगैरह ये सारा कुछ भी इंटेंजिबल में आता है। ठीक है, तो इंटेंजिबल से रिलेटेड बस आप लोग अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ गया है तो अपने दिमाग में यही रखना कि आपके सामने कोई ऐसी चीज है जिसको आप हाथ लगा सकते तो इंटेंजिबल है, लेकिन ऐसी चीज जिसको आप फिजिकली ना छू सको तो वो इंटेंजिबल होगी। उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल, ये हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की कितनी, तीन किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं कन्वीनियंस, दूसरे होते हैं शॉपिंग, उसके बाद है जी स्पेशली गुड्स। कन्वीनियंस में होते हैं कन्वीनियंस गुड्स आर आइटम कंज्यूमर बाय ऑफन एंड इजीली, दीज इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ग्रोसरी आइटम्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स की ऐसी चीजें जो कि वो इजीली बाय कर सकें और नॉर्मल अक्सरियत में वो इन चीजों को बाय करते हो, यानी कि कॉमन प्रोडक्ट्स का याद रखना। ठीक है, कन्वीनियंस गुड्स मतलब कि कॉमन प्रोडक्ट्स। उसके बाद है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स दैट आर यूजुअली परचेज ओनली आफ्टर द कस्टमर हैज कंपेयर्ड प्राइस, क्वालिटी एंड स्टाइल। ठीक है, शॉपिंग गुड्स में क्या होता है, कन्वीनियंस हमने क्या याद रखना है कि ऐसी चीजें जो कि अक्सरियत में ज्यादा बाय की जाती हैं। शॉपिंग गुड्स क्या होता है कि जब कस्टमर क्या देखता है कि किसी भी चीज को परचेज करने के लिए कंपेयर कर रहा होता है कि इन दोनों चीजों की निस्बत इसकी प्राइस भी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी स्टाइल भी अच्छा है, तो ये शॉपिंग गुड्स होते हैं। उसके बाद हमारा जी स्पेशली गुड्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स विद यूनिक करेक्टरिस्टिक। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हो, जैसा कि हमारा आईफोन हो गया। सो आईफोन को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्पेशली गुड्स है, तो ये एक यूनिक, इसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दूसरे फोन्स में इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद हमारे कैपिटल आइटम्स और एक्सपेंस आइटम्स, ये किसकी कैटेगरी से, इंडस्ट्रियल गुड्स की। याद रखना इंडस्ट्रियल गुड्स की दो कैटेगरीज होती है, ये भी आ सकते हैं हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, तो दो होती है, एक कैपिटल एक होती है एक्सपेंस। कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कैपिटल गुड फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। एक्सपेंस क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, यूटिलिटी आइटम्स वगैरह। स्टेप्स टू डेवलप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन अगर पेपर आपका एमसीक्यू स्पेस है सो आई एम गोना स्किप इट। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, अगर आपने तैयार करना है अपना सब्जेक्टिव पार्ट भी, अगर आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी किसी स्टूडेंट के पेपर में इंक्लूडेड है तो आप इस वहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चंस भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्ट लाइफस्टाइल
ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लिबेलिंग। इंट्रोड्यूसिंग स्टेज में क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। पहली स्टेज कौन सी होती है? इंट्रोड्यूसिंग स्टेज। ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का, वेयर अ कंपनी ट्राइज टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट वेयर देयर इज लेस और नो कंपटीशन। वहां पर जहां पर लेस हो या कंपटीशन हो ही ना, वो इंट्रोड्यूसिंग स्टेज होती है। ग्रोथ स्टेज क्या होगी कि हमारी जो भी ग्रोथ स्टेज हो वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड होगी, ठीक है, ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट इवेंचुअली एंड इन इंक्रीजिंग एंड इन इंक्रीजिंगली गेन्स करेगी एक्सेप्टेंस अमंग कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री एंड वाइडर जनरल पब्लिक को। उसके बाद हमारे पास मेच्योरिटी स्टेज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये मेच्योरिटी स्टेज से याद रखना कि मेच्योरिटी स्टेज किसी भी प्रोडक्ट का वो लाइफ साइकिल है जो कि हमें शो करता है दैट सेल्स विल इवेंचुअली पीक एंड देन स्लो डाउन, ठीक है। एक ऐसी स्टेज के हमारा जो भी लेट्स सपोज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में न्यू आया है तो शुरू में वो बहुत पीक पे जा रहा है, ठीक है, शुरू में बहुत पीक पे जा रहा है, लेकिन अचानक से उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई है किसी नए प्रोडक्ट के आने की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होती है? स्टेज मेच्योरिटी स्टेज। आगे ग्राफ में भी यही एक्सप्लेन है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ब्रांड्स। अब ब्रांड्स की तरफ हम लोग देखें तो ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज अ नेम। ब्रांड एक नेम है, एक टर्म है, एक डिजाइन है, एक सिंबल है, और एनी अदर फीचर्स दैट आइडेंटिफाइज द वन सेलर्स गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ब्रांड किसी भी चीज के स्पेसिफिक यानी कि किसी भी चीज की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं, ठीक है। अब किसी भी ब्रांड का कोई भी एक नाम होता है, ठीक है, सब ब्रांड्स के सेम नाम तो नहीं होते हैं ना, तो इस तरह को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रांड्स। ब्रांड्स की टाइप्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं हमारे पास, शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, कि टोटल कितनी ब्रांड्स होती है? एक होती है नेशनल, दूसरी होती है लाइसेंस ब्रांड, और चौथी होती है प्राइवेट ब्रांड्स। लाइसेंस ब्रांड्स कौन सी होती है? इफ अ सेम ब्रांड इज सोल्ड थ्रू आउट द कंट्री दैट इज कॉल्ड नेशनल ब्रांड, ठीक है। एक ऐसी ब्रांड जो कि थ्रू आउट द कंट्री सेल हो रही है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो पूरे मुल्क में बेचे जाते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं? नेशनल ब्रांड्स। उसके बाद लाइसेंस ब्रांड्स होते हैं, सेलर बायज द राइट टू सेल दैट ब्रांड इन द मार्केट, ठीक है। सेलर क्या करते हैं? राइट देखते अपने किसी भी चीज को खरीदने का राइट रखते हैं। उसके बाद है प्राइवेट ब्रांड्स। प्राइवेट क्या होती है? मैन्युफैक्चर यूज द ब्रांड ऑफ सम रिटेलर वाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइवेट क्या कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि पब्लिकली बेचे नहीं जा रहे होते हैं, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को अपने किसी केमिकल्स की जरूरत है, किसी भी मशीन की जरूरत है, तो वो किसी फैक्ट्री से जाके उसको परचेज करके लाएगी, तो पब्लिकली इस तरह की चीजें ज्यादा नहीं बिकती हैं। उसके बाद है हमारे पास पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होता है? पैकेजिंग इज दी साइंस आर्ट एंड टेक्नोलॉजीज। पैकेजिंग एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, एक टेक्नोलॉजी भी है। साइंस क्या है कि साइंस से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि हमने इस चीज को किस तरीके से पैक करना है, इसके ऊपर डायग्राम्स को किस तरीके से हमने रखना है। आर्ट हमारी एक आर्ट है कि हमारी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा वंडरफुल वे में हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकती है। इनक्लूजिंग आर प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल्स एंड यूज। उसके बाद लिबेलिंग। लिबेलिंग का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज के ऊपर लेबल लगाना ताकि हम लोग उस चीज के बारे में लेबल के थ्रू जान सके। लिबेलिंग इज यूजिंग लेबल डिस्क्राइबिंग समन्स और समथिंग इन अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज, ठीक है। लेबल हम लोग किसी भी चीज के ऊपर लेबल लगा लेते हैं कि ये फलान चीज है, तो किसी भी प्रोडक्ट की फुल डिटेल को एक छोटे से फ्रेज में या वर्ड में एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 21 में प्राइसिंग है। प्राइसिंग से रिलेटेड आपको क्या याद होना चाहिए? प्राइस इज द वैल्यू विच अ सेलर रिसीव इन एक्सचेंज आर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्राइस एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि सेलर रिसीव करता है किसी भी गुड या सर्विस के एक्सचेंज करने पे, ठीक है। एक शॉपकीपर है जिसकी शॉप पे आया है कस्टमर, उसने जो भी चीज उसकी दुकान से खरीदी है और उसको इन रिटर्न जो भी मनी दी है वो क्या होगी? उसकी प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस एंड गेट रिड ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग से रिलेटेड क्या है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज प्राइसिंग मेथड। एक प्राइसिंग मेथड है जिस दैट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कि जो भी चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, ये क्या कहलाएगी? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ब्रेक इवन एनालिसिस। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो
है ना टॉपिक एमजीटी के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से ये वो है और इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज में भी। तो याद रखना ब्रेक इवन एनालिसिस टेल्स यू, ब्रेक इवन एनालिसिस हमें क्या बताती है कि कितने यूनिट्स प्रोडक्ट के मस्ट बी सोल्व हो, कवर अ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए हमारे पास मस्ट बी कितने प्रोडक्ट सेल होने चाहिए, इट्स कॉल्ड द ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बाद इन ऑर्डर टू कंसीडर द ब्रेक इवन पॉइंट वी नीड टू कंसीडर, हमारे पास दो चीजें अभी हमने एक्सप्लेन की है कि ब्रेक इवन एनालिसिस में दो कौन सी चीजें, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट में क्या है, प्राइस स्कीमिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लीव कर दो। उसके बाद है प्राइस स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग से रिलेटेड क्या याद रख ले, इट इज स्ट्रेटेजी, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट्स को which a product is introduced in the market with higher price than market expectations। ठीक है, मार्केट स्कीमिंग का मतलब क्या है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक देखते हुए हम लोग किसी प्रोडक्ट की हायर वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये चीज 1000 में मिलेगी, लेकिन आप उस चीज को क्या कर रहे हो 1500 में सेल कर रहे हो, तो ये मार्केट स्कीमिंग कहलाएगी। उसके बाद जी एडवांटेजेस इसकी क्या होती हैं, इफ देर इज एनी मिस्टेक ऑफ द कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, अगर कॉस्ट की कलेक्शन में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी विल एब्जॉर्ब दैट मिस्टेक ड्यू द इनिशियल हाई प्राइस। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट पूरी अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया है ना, तो उसके प्राइस में आपने क्या किया कि आपका खर्चा ज्यादा आया है, लेकिन आपने मिस्टेकनली उसकी कॉस्ट जितनी भी लागत उस पर आई आपने गलत गिन लिया और लेस गिन लिया। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में उसकी प्राइस रखोगे ना ज्यादा, तो ये अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपने कम प्राइस रखी थी, तो आपका लॉस नहीं होगा। उसके बाद है समटाइम्स कंज्यूमर वैल्यू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद द प्राइस। समटाइम क्या कंज्यूमर कर रहे होते हैं, लोगों की ये सोच होती है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा ड्यूरेबल होगा, उसकी क्वालिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा अच्छी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके बाद हमारे पास पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेटिंग प्राइस कौन सी प्राइस होती है, पेनिट्रेटिंग प्राइस इज द मार्केट स्ट्रेटेजी यूज्ड टू बिजनेस टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। ठीक है, सिंपली याद रखना ये एक न्यू है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटेजी किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए, किसी न्यू सर्विस के लिए क्या कहलाती है, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। एडवांटेजेस ऑफ इसके एडवांटेजेस क्या होती है, लार्ज मार्केट शेयर कैन बी कैप्चर्ड थ्रू आउट द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद प्राइसिंग डिपेंड करती है अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिक्स्ड प्राइस और डायनेमिक प्राइस के बीच में फर्क आपका क्लियर होना चाहिए। तो फिक्स्ड प्राइस क्या होती है, एक फिक्स्ड प्राइस इज दी a price set of the goods or services that is not subjected for bargaining। मतलब कि बिगनिंग में क्या हो रहा है कि उस चीज की प्राइस उतनी नहीं थी, लेकिन बाद में ये ज्यादा हो जाए तो ये फिक्स्ड प्राइस कहलाती है। ये कुछ बेस्ट वे में नहीं है, फिक्स्ड प्राइस है ना। तो फिक्स्ड प्राइस क्या होती है, शुरू से लेके एंड तक किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स रखना कि ये फिक्स प्राइस ही जा रही है। ज्यादातर ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये करेक्ट वे में थोड़ा एक्सप्लेन है। उसके बाद डायनेमिक प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग में क्या होगा, डायनेमिक प्राइसेस आर कॉल्ड रियल टाइम प्राइसिंग। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, गौर से सुनो, आपका एमसीक्यूज बन सकता है, डैश आल्सो कॉल्ड रियल टाइम प्राइसिंग। तो याद रखना रियल टाइम प्राइसिंग को हम डायनेमिक प्राइसिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, टू सेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज हाईली फ्लेक्सिबल। ठीक है, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस को सेट करते हैं जो कि हाईली फ्लेक्सिबल हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग मिक्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग मिक्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स हमारी मार्केटिंग मिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी याद रखना, एमसीक्यूज बन सकता है कि मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा, तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं राइट प्रोडक्ट गेट्स टू द राइट प्लेस, के हमारा जो भी प्रोडक्ट है हम लोग अपने उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो अपने करेक्ट वक्त पर करेक्ट प्लेस पे जाए। उसके बाद है जी हमारे पास इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी में क्या होता है, डायरी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट फर्म्स व्हिच असिस्ट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूस एंड यूजर्स, दे इंक्लूड एजेंट्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। ठीक है, इंटरमीडिएटरी मतलब कि आपके हमारी मार्केट में जो शॉपकीपर्स बैठे होते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कर लें कि एक करियाने की दुकान है, वो जो सारी चीजें करियाने की दुकान पे उसकी अवेलेबल होती हैं, वो अपने घर तो नहीं बना रहा होता है ना, वो क्या करेगा, किसी बड़ी बाजार में जाता है, किसी बड़ी मार्केट में वहां से चीजें परचेज करके आता है। तो ये जो पर्सन है जो वहां पे परचेज करने के लिए गया, ये हमारे एजेंट्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो इस तरह की जो परचेजिंग होती है वो होती है इंटरमीडियरी, मतलब कि स्टार्टिंग की परचेजिंग। उसके बाद है हमारे पास होलसेलर। होलसेलर कौन से होते हैं,
दे सेल प्रोडक्ट और अदर बिजनेस फॉर रीसेल ऑफ फाइनल कंज्यूमर्स। मतलब कि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि ये जो शॉपकीपर है ये किसी बड़े बाजार में, किसी बड़ी मार्केट में गया है, किसी बड़ी फैक्ट्री से जाके उसने उस चीज को परचेज किया, ठीक है। अब ये जो बड़ी फैक्ट्री है ये क्या है, होलसेलर, ठीक है। होलसेलर है, उसको कम प्राइस में वो चीज प्रोवाइड करेगी, तब जाके वो अपनी शॉप पे उसको मजीद आगे प्राइस में क्या करेगा, बेचेगा। उसके बाद है हमारे पास रिटेलर इंटरमीडियरी। रिटेलर इंटरमीडियरी में क्या होता है, दे सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, ठीक है। रिटेलर अब क्या हो गया कि ये मैंने बताया था ना कि ये जो शॉपकीपर है ये गया किसके पास, फैक्ट्री में जाके उसने जो चीजें खरीदी, तो ये फैक्ट्री वाले कौन थे, होलसेलर। अब जो ये जो शॉपकीपर है ना, तो इस शॉपकीपर को हम लोग रिटेलर भी कहेंगे, ओके। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट है हमारा लेक्चर नंबर 30, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। ब्रोकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस पे मोस्टली रिपीटेड मैंने एमसीक्यूज देखे हैं। ब्रोकर्स एंड एजेंट्स आर टिपिकली परफॉर्म ओनली अ फ्यू ऑफ द मार्केटिंग फ्लोज, ठीक है। कुछ मार्केटिंग फ्लो की तरफ वो परफॉर्म करते हैं एंड देयर मेन फंक्शंस टू एज द बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि उन्होंने बाय और सेलिंग के प्रोसेस को देखना होता है, लेकिन फ्यू मार्केटिंग फ्लोज की तरफ इनका तवज्जो होता है। उसके बाद है होलसेलिंग। होलसेलिंग इज द एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्काउंटेड। होलसेलिंग से ऊपर रिलेटेड हमने पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक सो इसको मजीद करते हैं एक्सप्लेन। अच्छा जी, मर्चेंट होलसेलर कौन से होते हैं? सो मर्चेंट होलसेलर इज एन इंटरमीडियरी हु बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स देम टू द थर्ड पार्टीज, रिटेलर्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स। अब आपने क्या देखना है कि एक बड़े बाजार है जिसमें शॉपकीपर क्या गया था, डायरेक्टली ही चला गया था फैक्ट्री में और उसने जाके वो चीज परचेज कर लिया। अब क्या है कि इस फैक्ट्री में एक बड़ा बाजार बना हुआ है, ठीक है। तो इस फैक्ट्री से किसी ने इस बाजार में स्टार्टिंग में ही कोई अपनी इलादा से एक शॉप रख ली है और वहां पर ये यहाँ से बीच में आके या कहीं भी मिड लोकेशन में वो चीज को बेच रहा है, तो ये क्या कस्टमर जब इसके पास जाएगा, मिड वाले के पास, डायरेक्ट नहीं गया एंड लोकेशन में, मिड की किसी लोकेशन में जा रहा है, तो वो कौन सा सेलर होगा, जो मिड में बैठा हुआ होगा, मर्चेंट होलसेलर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मर्चेंट होलसेलर्स। इसकी टाइप्स होती है, एक होता है फुल सर्विस में कौन सा होता है, फुल सर्विस होलसेलर हु प्रोवाइड्स फुल टाइम सर्विसेज, कैरिंग स्टॉक को कैरी भी करता है, मेंटेनिंग भी करता है, उसके बाद ऑफर भी कर रहा होता है क्रेडिट्स को एक्सेट्रा। लिमिटेड सर्विस कौन से होते हैं, लिमिटेड सर्वर मर्चेंट्स कौन से होते हैं, हु ऑफर फ्यूवर, ठीक है। लिमिटेड फ्यूवर से ही याद रखना, तो ये एमसीक्यूज बन गया, तो फ्यूवर वाले याद रखना, लिमिटेड। उसके बाद है ड्रॉप शिपर। ड्रॉप शिपर कौन से होते हैं, ड्रॉप शिपर होलसेलर्स टेक ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ठीक है। ड्रॉप शिपर क्या कर रहे होते हैं कि ओनरशिप ले रहे होते हैं गुड्स की, कि ये हमारी अपनी ही प्रोडक्ट है। साइन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बट डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप किसी भी जाके यहाँ पर, अब ये जो होलसेलर बैठा हुआ है ना बीच में, ये वाला जो मर्चेंट है आपको चीज बेच रहा है, लेकिन आपको ये नहीं कहेगा कि ये मैं आपकी लोकेशन तक पहुंचाऊंगा, भी आपने खुद उसको पहुंचाना है, तो ये पर्सन क्या कहलाएगा, ड्रॉप शिपर, ठीक है। उसके बाद डू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। ये ना समझ लेना कि ड्रॉप शिपर है तो ये तो बेचेगा, डू नॉट है ये क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन है, ओके। उसके बाद है जी हमारे पास रैक जोबर। रैक जोबर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रैक जोबर्स कौन होते हैं? अब रैक जोबर्स आर दोज होलसेलर्स हु बाय एंड कीप स्टॉक्स गुड्स एंड रिटेलर्स दे डोंट हैव देयर ओन वेयर हाउस, ठीक है। इनके पास अपना कोई वेयर हाउस नहीं होता है, ठीक है। ये किसी दूसरे वेयर हाउस से जाके चीजें खरीदते हैं, तो ये कौन से होते हैं, रैक जोबर्स। उसके बाद है हमारे पास रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या कहलाता है, रिटेल इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। किसी मल्टीपल जगह पे आप चीजों को बेच रहे हैं, रिटेलिंग कहलाता है, ठीक है। कोई भी एक चीज है जो एक फैक्ट्री में भेजी गई है, ठीक है। अब उसको आपने क्या किया, आपने मल्टीपल लोकेशंस में जाके उसको आप अपनी ही फैक्ट्री से खुद ही जाके उसको मल्टीपल लोकेशंस में प्रोवाइड करके आ रहे हो कि यहाँ यहाँ पे हम देंगे, तो ये आगे से खुद इस चीज को बेचे, तो ये क्या कहलाता है, रिटेलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग की टाइप्स होती है जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट स्टोर होता है, अ लार्ज शॉप स्टॉकिंग मीन verticals of goods in different departments, supermarket, a large self-service shop selling goods and household, hypermarket कौन सी होती है, hypermarket एक very large self-service होती है, ठीक है। सुपर और हाइपर में फर्क क्या है कि सुपर शॉप सेलिंग फूड एंड हाउसहोल्ड गुड्स, ठीक है, फूड और हाउसहोल्ड गुड्स को सेल कर रहे होते हैं, लेकिन हाइपर मार्केट में क्या होता है, विद रेंज ऑफ गुड्स एंड लार्ज
कार पार्क टिपिकली सिचुएटेड आउटसाइड द टाउन। उसके बाद है जी हमारे पास स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर में क्या होते हैं कि शॉप दैट कैरीज डीप assortment of brand styles or models with the relatively narrow categories of goods। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी किलर। कैटेगरी किलर्स कौन से होते हैं? किलर इन अ लार्ज रिटेल चेन सुपर स्टोर इन दी is so competitive that it is domains of the product category और पुट करते हैं लेस प्रोडक्ट को और हाई प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड मर्चेंट्स ऑफ द बिजनेस। उसके बाद है हमारे पास स्क्रैम्ड मर्चेंडाइजिंग। स्क्रैम्ड कौन से होते हैं? व्हेन अ शॉप रिटेलर सेल्स प्रोडक्ट इन हिज शॉप व्हिच डू नॉट बिलोंग टू द यूजुअल अस्ट्रोमेंट। ठीक है, एक ऐसे शॉपकीपर कोई ऐसी चीज को बेच रहा है जो कि उसकी शॉप से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग समटाइम किसी जूतों की शॉप पे जाते हैं, ठीक है, किसी भी जूते की शॉप पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बैग्स वगैरह भी, फीमेल के बैग्स वगैरह भी बिक रहे होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह भी लगी हुई होती हैं। तो ये है तो शॉप किस चीज की? जूतों की, लेकिन ये पर्स भी बिक रहे हैं, परफ्यूम्स भी बिक रही होती हैं। तो ये किस तरह की मर्चेंडाइजिंग होती है? स्क्रैम्बल्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास या रिटेलर को मोटिवेट कर रहे होते हैं, मोटिवेशन के थ्रू हम लोग उनको बोल रहे होते हैं कि आप इस चीज को, इस प्रोडक्ट को लें। लेकिन पुल स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है कि हम उन्हें कह रहे हों कि शराफत से भाई इस चीज को ले ले, हम उन पे प्रेशर डाल रहे हों। ठीक है, तो याद रख लेना अब इनके दरमियान के जो है ना वो मोटिवेट जिस तरीके से हम करें ना, पोलाइटली हम करें, तो वो पुश स्ट्रेटजी होती है। पुश मतलब कि उन पे प्रेशर डालें। उसके बाद प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स में क्या है कि एक प्रमोशनल मिक्स में तमाम तरह की मार्केटिंग मेथड्स आते हैं, जिसमें एडवर्टाइज, सेल्स, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, अचीव स्पेसिफिक गोल्स, जिसमें सारी की स्ट्रेटेजीज आए ना किसी भी स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए, वो क्या होती हैं? प्रमोशन मिक्स। इसमें क्या होते हैं? टूल्स, एडवर्टाइज, पर्सन सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक और पब्लिक रिलेशन। उसके बाद प्रमोशनल टूल्स डिपेंड किस पे करते हैं? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, टारगेट ऑडियंस कैसी है, प्रमोशन एंड बायर्स डिसीजंस प्रोसेस क्या होगा, और प्रमोशनल मिक्स बजट क्या होगा। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल जो है वो या तो पेड हो सकता है या नॉन पर्सनल हो सकता है। कम्युनिकेशन यूज्ड बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट अ प्रोडक्ट। ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग नॉन पर्सनली किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज द मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉयज ऑन द ओपनली स्पॉन्सर्ड नॉन पर्सनल मैसेज प्रमोट और सेल आ प्रोडक्ट सर्विसेज और डेटा। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉयज ऑन ओपनली। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क याद रख लें कि एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में क्या है कि नॉन पर्सनली कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयज एंड ओपनली स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये इसमें ओपनली एम्प्लॉयज स्पॉन्सर्ड होते हैं, इसमें नहीं होते। उसके बाद है जी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। एक होती है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, कंपैरेटिव और रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है कि हम लोग जिसमें ट्राइज टू कीप प्रोडक्ट सेम इन द कंज्यूमर्स माइंड, जिसमें आप रिमाइंड कंज्यूमर के दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट को बार बार रिमाइंड करने के लिए आपने जो स्ट्रेटजीज लगानी होती है वो रिमाइंडर कहलाती है। कंपैरेटिव मतलब कि डायरेक्टली कंपेयर करो टू प्रोडक्ट्स को, उसके अलावा परसुएसिव प्रोडक्ट। अच्छा, कंपैरेटिवली जैसे कि हम लोग अक्सर टीवी पे देखते हैं मशहूरियां, जिसमें सर्फ की एक मशहूरी आती है, एरियल सर्फ की होती है, दूसरे सर्फ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग होती है। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है? दैट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर, जिसमें आप कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। उसके बाद है जी एडवर्टाइजिंग मीडिया। यहाँ पर ये तो हर कोई कंसेप्चुअल बेस आंसर दे सकता है। उसके बाद है मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स इज ब्लेंड ऑफ द पेड कम्युनिकेशन चैनल्स। मीडिया मिक्स जो है वो पेड कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू किसी भी चीज की एडवर्टाइजिंग करना क्या कहलाता है? मीडिया मिक्स। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इंडिपेंडेंट कंपनी दैट प्रोवाइड सम ऑफ ऑल क्लाइंट्स फिल्म्स एडवर्टाइजिंग नीड्स। इसमें क्या होता है कि स्टेप्स टू प्रिपेयर, इसके स्टेप्स इसको शॉर्ट के लिहाज से याद कर लें, लेकिन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन नंबर 32 में है पर्सनल सेलिंग। उसके बाद प्रिपेयरिंग द कैंपेन ऑफ विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस, एजुकेशनल क्लास। टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए? एजुकेशन क्लास हो, इनकम क्लास, एरिया, एज एंड सोशल क्लास। ये सारी क्लासें किस में आती है? हमारी आइडेंटिफाइड टारगेट ऑडियंस में। ठीक है, टारगेट ऑडियंस में से कोई भी इनमें से एमसीक्यूज आ जाता है तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। इस्टेब्लिश एडवर्टाइजिंग बजट में कौन सी स्टेज है? परसेंटेज ऑफ द एक्सपेक्टेड सेल्स कंसीडरिंग मार्केट ऑब्जेक्टिव्स कंसीडरिंग कंपीटिटर्स। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम लोग क्या कौन सा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके प्राइस चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा, और हमने न्यू कंपनीज को किस तरह, हमारी जो नई प्रोडक्ट है उसका कंपनीज के या कंपीटिटर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद क्रिएट एडवर्टाइजिंग मैसेज।
एडवर्टाइजिंग मैसेज को हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं, इंक्लूड करें कलर सिलेक्शन, इमेजेस के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू या अपारोप्रिएट वर्ड्स के थ्रू। सिलेक्ट द अपारोप्रिएट मीडिया, मीडिया को हम लोग कर सकते हैं रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, टीवी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अब जरा एडवांस है तो हम लोग ज्यादातर इसको यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, ठीक है, किस पे, यूट्यूब पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, evaluate advertising effectiveness. These are not important for MCQs. Let's move on the next one. Personal selling, promotional tool in which salesperson communication one by one with potential customer, ठीक है। पर्सनली जो भी बंदा कम्युनिकेशन कर रहा होता है वन बाय वन पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, तो क्या कहलाता है पर्सनल सेलिंग। तो आगे पर्सनल सेलिंग की 3 सिचुएशन है, रिटेल, इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल। रिटेलर कौन से होते हैं, रिटेलर सम पर्सनल सेलिंग सिचुएशन इन विच प्रोडक्ट आर सोल्ड फॉर बायर्स, ठीक है, बायर्स के लिए प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है पर्सनल एंड हाउस होल्ड यूज के लिए। इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्री से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल मतलब कि हमारी मेडिकल से रिलेटेड। सेल्स पर्सन कम्युनिकेट विद डॉक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द अदर्स, जो भी सेल्स पर्सन होगा वो डॉक्टर्स के साथ बात करेगा कि आप इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें फलां फलां खसूसियात मौजूद हैं, तो आप पेशेंट्स को इस चीज से अवेयर करें। उसके बाद नीचे लेक्चर नंबर 33, टेक्स ऑफ सेल्स मैनेजर। टास्क क्या होते हैं सेल्स मैनेजर के, इंक्रीज द सेल करे और सेल को कंट्रोल भी रखे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, इसमें क्या है, इन दिस स्टेज टीम इम्प्लीमेंट ऑल द प्लान्स मेड बाय सेल्स मैनेजर, ठीक है। इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान में क्या होता है कि टीम इम्प्लीमेंट करती है तमाम प्लान्स को जो कि सेल्स मैनेजर की तरफ से बनाए जाते हैं। टर्शरी मैनेजमेंट मींस के सेल्स मैनेजर डिफाइन करते हैं रोड प्लान ऑफ सेल्स पर्सन इन दिस स्टेज। टर्शरी में याद रखना कि रोड प्लान कौन सा होता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, कराची में जाना है, इस्लामाबाद में, जेलम में, उसके बाद लाहौर में, हैदराबाद में, एक्स्ट्रा। तो ये सारा रोड प्लान किस में आता है, टर्शरी मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद पर्सनल सेलिंग टास्क। पर्सनल सेलिंग टास्क में हमारा बुकिंग दी कस्टमर, मतलब कंसल्टिंग द कस्टमर एंड गेट देयर बुक्ड, ठीक है, चीजों को प्रोडक्ट करना स्पेसिफिक पीरियड में, चीजों को बुक करना क्या कहलाता है, बुकिंग। प्रोसेसिंग भी आप कंसेप्चुअली यूज कर सकते हो। क्रिएटिव में थोड़ा समझ लें। पर्सनल सेलिंग टास्क इन विच सेल्स पर्सन ट्राई टू परसुएट, ठीक है, मतलब कि परसुएट कर रहे होते हैं कि आपने परचेज करना प्रोडक्ट को बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बेनिफिट्स, ठीक है, कि आप किसी भी चीज के बेनिफिट्स के साथ अपने प्रोडक्ट की डिटेल को बता रहे, तो ये क्रिएटिव सेलिंग होती है। मिशनरी सेलिंग क्या सी होती है, मिशन से रिलेटेड टू सेल्स प्रोडक्ट बाय हेल्पिंग बायर्स सेल्स एंड प्रोवाइड वॉलंटरी सर्विस टू बायर देयर ट्राइज टू आउटपुट दी ऑर्डर। उसके बाद पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, क्वालिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई दोज हु हैव द अथॉरिटी टू बाय एंड एबिलिटी टू पे, ठीक है। सो इसमें ये याद रखना कि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को देख रहे होते हैं कि किस बंद के कौन सा बंदा ये चीज खरीद सकता है, किसके पास ये अथॉरिटी है, किसके पास ये काबिलियत है कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो ये वाला जो हम लोग ये सब जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टिंग वी विल बी एबल टू लोकेट द इंडस्ट्री, ये लोकेट द इंडस्ट्री टू नो अबाउट द डिसीजन मेकर, साइज ऑफ द ऑर्डर, मेड ऑफ द पेमेंट, पास्ट पार्टीज करंट एक्सेट्रा। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, इन पे एमसीक्यूज बनता है। टू आस्क सेटिस्फाइड कस्टमर, टू आस्क किसी सेटिस्फाइड कस्टमर से पूछना ज्यादा कस्टमर्स के बारे में कि वो अपने सेल्स को अपनी प्रोडक्ट के बारे में सेल करें, अपनी प्रोडक्ट जो उन्होंने बेची है उसके बारे में दूसरे लोगों को बताएं, तो क्या कहलाता है, स्नोबॉल टेक्निक। स्नोबॉल मतलब कि सेटिस्फाइड कस्टमर से पूछना कि आप मोर कस्टमर्स टू टेल दी प्रोडक्ट, आप मजीद कस्टमर्स को बताएं सर्विस के बारे में। उसके बाद है कोल्ड क्या होता है, कोल्ड कन्वर्जन टेक्निक, नॉकिंग एवरीबॉडीज डोर, ठीक है। कोल्ड कन्वर्जन मतलब कि हर किसी के दरवाजे पे जाके, अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं कि हम अरे जो है ना घरों के बाहर पेज वगैरह पड़े हुए होते हैं किसी भी ब्रांड से रिलेटेड के आप आए हमसे ये चीज खरीदें, तो ये कोल्ड कन्वर्जन कहलाता है कि हर किसी को जाके आप बता रहे होते हो। उसके बाद है जी फीचर्स क्या होते हैं, एज ऑफ द पर्सन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है जी अप्रोचिंग ऑफ द कस्टमर, कस्टमर्स की अप्रोच कौन सी होती है, एडवांटेजेस ऑफ अपॉइंटमेंट, डिसएडवांटेजेस, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। विदाउट गेटिंग अपॉइंटमेंट, एडवांटेजेस इज नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट, इसमें क्या होता है, टाइम इज कंट्रोल ऑफ सेल्स पर्सन डज नॉट हैव द फियर ऑफ गेटिंग नो, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ नॉन गेटिंग अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो कंट्रोल उसकी सेल्स होती है और उसको नो का डर वगैरह नहीं होता है क्योंकि उसको टाइम नहीं दिया जाता ना। जब टाइम नहीं, स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस टास्क को इतने में कंप्लीट ना करो, तो वो आराम से ही उस काम को परफॉर्म करेगा ना। डिसएडवांटेजेस इसमें क्या हो सकते हैं, कस्टमर माइट फेल दैट पर्सन नॉट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, तो ये भी हो सकता है कि आप सोच सकते हो कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन नहीं है जब
उसका किसी चीज पे स्पेसिफिक टाइम के लिहाज से इंटरेस्ट ना होगा। उसके बाद जी बैरियर्स, बैरियर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्टमर में फेस द फॉलोइंग बैरियर्स इंक्लूडिंग कौन से, सिक्योरिटी गार्ड्स, रिसेप्शनिस्ट और जूनियर ऑफिसर्स। नेक्स्ट है जी टेक्निक्स टू हैंडल बैरियर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, सो आई एम गोना स्किप इट। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन और सेल्स प्रमोशन ये हो गया है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्टेज कौन सी होती है, आफ्टर अप्रोचिंग द सेल्स पर्सन रिव्यू द सिचुएशन, इंक्लूड टाइप फर्नीचर, वेल हैंगिंग, ये भी रहने देते क्योंकि ये तो शॉर्ट के लिहाज से। एंड स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, इसको भी स्किप करते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्शन स्टेज, ऑब्जेक्शन स्टेज एंड क्लोजिंग स्टेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेज हैं, तो याद रखना। इन दिस स्टेज सेल्स पर्सन विल ट्राई टू क्रिएट डिजायर इन द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर स्टार्ट करता है अपने ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शंस को राइज करना कर देता है, स्टार्ट कर देता है। इफ द बायर स्टार्ट टू टेक द इंटरेस्ट इन आस्किंग क्वेश्चन, अगर बायर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट ले रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मींस कि सेल्स पर्सन हैज कन्विंस्ड हिम बाइंग, के सेल्स पर्सन ने इसको कन्विंस कर लिया। सो ऑब्जेक्शन मतलब कि ऑब्जेक्शन स्टेज एक ऐसी स्टेज है कि किसी पर्सन की दुकान पे कोई बंदा कोई चीज खरीदने आया है, तो वो पहले उस चीज को, उस अपनी प्रोडक्ट के बारे में उससे बता रहा है कि इसमें ये फैसिलिटीज है, तो अचानक से क्या है कि जो कस्टमर है वो उससे खुद ही पूछने लगा कि अच्छा बताएं इसमें ये फीचर्स है। तो इस तरह की स्टेज क्या कहलाती है, ऑब्जेक्शन स्टेज। क्लोजिंग स्टेज कौन सी होती है, इन दिस स्टेज द ऑर्डर इज बुक्ड, ऑर्डर बुक हो जाता है और एग्रीमेंट साइंड बाय द सेलर एंड बायर होता है। उसके बाद है जी हमारे पास follow up stage, follow up stage because in this stage the order is fulfilled and goods are being distributed accordingly, agreement ADA, ADA this is most इसको जो है ना अपनी फिंगर टिप्स पे रख ले परमानेंटली, क्योंकि मैनेजमेंट में आपके हर सब्जेक्ट में ये आएगा। एडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्ट, ठीक है। सो पहला ए अटेंशन है, दूसरा इंटरेस्ट है, तीसरा डिजायर है और चौथा इसका वर्ड क्या है, एक्ट। इस पे बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, अक्सरियत में बने हुए होते हैं। उसके बाद है जी स्केप्टिक कस्टमर, स्केप्टिक कस्टमर कौन से होते हैं, इट रेफर्स टू द डाउटफुल बिहेवियर, ठीक है। ऐसे कस्टमर जो कि डाउट में पड़े हुए हों कि हमने ये चीज लेनी है ये नहीं लेनी, तो इसमें जो होते हैं वो स्केप्टिक कस्टमर होते हैं, इसको ऐसे याद रख लेना। उसके बाद इनोवेशन ऑफ द सेनेट टेलीमार्केट, टेलीमार्केट हेल्प्स टू रिसीवर क्विकर रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्विकर रिस्पॉन्स दे देना एंड अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस को अवॉइड करके क्विकर रिस्पॉन्स देने वाली कौन सी मार्केट होती है, टेल। टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन, एग्रीमेंट, कंटेंट, ट्रेड शो, ये भी आप खुद कंसेप्चुअली कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी स्टैंड्स फॉर, प्रोडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मींस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो रिसोर्सेज आपके मौजूद हैं उसको आपने किस तरह अच्छे वे में मेजर करता है। प्रोडक्शन मीन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। यूटिलिटी से याद रखना कि ability to product to satisfy the need to is no utility, ठीक है। यूटिलिटी मीन्स कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना यूटिलिटी कहलाता है। यूटिलिटी की 3 फॉर्म्स हैं, ये हमने मिड में भी पढ़ा है, टाइम, प्लेस एंड फॉर म्यूचुअलिटी, तो ये हो चुका है। ऑपरेशन प्लानिंग, ऑपरेशनल मैनेजर्स डिसाइड अबाउट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल प्लानिंग कौन सी होती है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ द प्रोडक्शन नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्टिमम लेवल क्या कहलाता है, कैपेसिटी प्लानिंग। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स ऑफ लोकेशन, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जी प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव और सपोर्टिव फैसिलिटीज कौन सी होती है। प्रोडक्टिव इंक्लूड करती है यूनिट एंड प्लांट्स जो कि कंटेन करती है असेंबली लाइंस एंड मशीन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में। सो प्रोडक्टिव कौन सी होती है कि ऐसी स्ट्रेटजी मशीन्स जिसमें हम लोग रॉ को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, वो प्रोडक्टिव होती है। और नॉन प्रोडक्टिव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कि रिलेट है फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग टू रॉ मटेरियल, ठीक है। स्टोरिंग से रॉ मटेरियल पहले स्टोर करके रखा हुआ था फिर उसको रॉ में कन्वर्ट किया तो वो नॉन प्रोडक्टिव होता है। डायरेक्टली आप जो है वो किसी चीज को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो प्रोडक्टिव होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, डायरेक्टिंग द क्वालिटी मींस दैट मैनेजर्स मस्ट मोटिवेट एम्प्लॉयज थ्रू आउट द कंपनीज अचीव क्वालिटी गोल्स। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जी, इंस्पेक्शंस है जी, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी अश्योरेंस है। इंस्पेक्शंस मीन इंस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है, मेथड एंड टेक्टिक्स यूज टू मिनिमाइज डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो भी डिफेक्ट आप मिनिमाइज कर रहे होते हैं वो इंस्पेक्शंस कहलाता है। क्वालिटी मींस के आपकी क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कंट्रोल में भी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल मैनर्स में आ जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ये एक्सेप्टेबल मैनर्स में आए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी अश्योरेंस। टिप 2 प्राइम
The prime purpose of the quality control is to assure that process is performing in acceptable manner. ठीक है, हमारा जो भी प्रोसेस हो वो ये सेम ही है ऑलमोस्ट. ओके, सो लेक्चर नंबर 35 इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इस पे तो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पूरी ही बनी हुई है ना, सब्जेक्ट बना हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो इसमें से एमसीक्यू ज्यादा आएंगे. टाइप्स इसकी कौन सी होती है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल. आगे इनको हम खुद ही स्टडी कर लेते हैं. एक्सटर्नल फेलियर कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर इनकर टू रेमेडी डिफेक्ट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर. ठीक है, जो ऐसा प्रोडक्ट हमारा जिसके ऊपर कोई भी डिफेक्ट हमारे कस्टमर ने देखे तो वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ओके, उसके बाद इंटरनल कौन सी होता है कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके अंदर इंटरनली हमारी लेबर में से किसी ने कोई डिफेक्ट फाइंड कर लिया तो वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है. उसके बाद अप्राइजल. अप्राइजल कॉस्ट कौन सी होती है? अप्राइजल कॉस्ट फीस और फीस अ कंपनी पेज टू डिटेक्ट इट्स प्रोडक्ट अ हीट. ठीक है, डिलीवरिंग देम टू कस्टमर. क्या करते हैं कि अप्राइजल मींस की कंपनी पे करती है कि किसी को बोलती है कि आप इसमें हमें डिटेक्ट करके बताएं कि इस हमारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिफॉल्ट है. उसके बाद है प्रिवेंटेशन कॉस्ट. प्रिवेंटेशन कॉस्ट आर एक्सपेंडिचर इनकर दैट इंटेंड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स टू प्रोडक्ट एंड सर्विस. आईएसओ इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज. इसमें से एमसीक्यूज आएंगे. आईएसओ एक सर्टिफिकेशन है विच शोज द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो सम सिस्टम. आईओएस में क्या है कि एक सर्टिफिकेट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है कि कुछ सिस्टम को फॉलो करो एंड सिस्टम might lead to many quantity products. उसके बाद iOS 2900 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. तो याद रखना, इट इज स्टैंडर्डाइज सिस्टम. iOS 2000 से लेके 9000 एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है सेट ऑफ सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. iOS 14000 से रिलेटेड एमसीक्यूज आए तो याद रखना कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि दैट सर्टिफाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला iOS क्या है? 14000. वैल्यू चेन मैनेजमेंट. ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आर वर्किंग इन चेन टू प्रोड्यूस अ वैल्यू. ठीक है, वर्किंग चेन से याद रखना तमाम एक्टिविटीज एक चेन में प्रोवाइड की जा रही हो वैल्यू चेन कहलाती है. उसके बाद लेक्चर नंबर 35 बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग क्या होता है? प्रोसेस विच द कंपनी implements the best practice from on its past performance and those other companies. बेंचमार्किंग में क्या होता है कि कंपनी लेट्स सपोज प्रेजेंट में अपने कोई भी चीज बना रही है. ठीक है, तो क्या करेगी कि वो देखेगी कोई दूसरी कंपनी भी है जो सेम चीज बना रही है तो वो क्या करेगी? वो उसकी बेंचमार्किंग करेगी कि ये किस तरह का प्रोडक्ट बना रही है. वो उसको भी ऑब्जर्व करेगी और अपने पास्ट हिस्ट्री की तरफ भी जाएगी कि पास्ट में हमारी कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही थी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए. तो ये सारा करना बेंचमार्किंग कहलाता है. अब पास्ट में देखेगी कि पास्ट में हमारी कंपनी में किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा था और अब उस प्रोडक्ट में कितनी अच्छी हमें यानी कि इंप्रूवमेंट आई है. तो वो कौन सी कहलाती है? इंटरनल बेंचमार्किंग. और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मेन की किसी दूसरी कंपनी में जाके देखना कि उसकी यही प्रोडक्ट कैसे बन रही है तो एक्सटर्नल होगी. उसके बाद जीरो डिफेक्ट लेवल. अ स्टेज वेयर देयर इज नो डिफेक्ट इज कॉल्ड द जीरो डिफेक्ट लेवल. उसके बाद है जी, ये हम लोग कर चुके हैं. तो की वेरिएबल ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्ट है जी. की वेरिएबल हमारे पास प्रोडक्ट है कि शेप क्या होगी, कलर, साइज, वेट क्या होगा. उसके बाद नेक्स्ट की वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग. सेलिंग एंड मार्केटिंग में कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कंपटीटर्स. अच्छा, ये क्वेश्चन बने हुए हैं ना, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे. तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. मेजरमेंट ऑफ ऑन परफॉर्मेंस. मेजरमेंट ऑन परफॉर्मेंस नाम से ही जाहिर है कि अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही मेजर करना, उसकी खुद ही बेंचमार्किंग करना, किसी दूसरे को ना बोलना, क्या कहलाता है? मेजरमेंट ऑफ द ऑन परफॉर्मेंस. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी. एक्शन टू ब्रिज द गैप. एक्शन मतलब कि आइडेंटिफाई गैप वेयर वी आर लेकिंग, वेयर आवर परफॉर्मेंस इज लो एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव. ठीक है, हमारा देखना कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पे लो है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कहलाता है? एक्शन टू ब्रिज दी गैप. लेक्चर नंबर 40 है जी कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नाउन एज कम्युनिकेशन. यानी कि एक जगह से इंफॉर्मेशन को लेके दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना बिजनेस मार्केटिंग में क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन. इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन इज दी ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एमसीक्यूज बन के आएगा जी. इन डैश इज द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का ब्लड क्या है? कम्युनिकेशन. इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी. खून क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? उसकी कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है जी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसके दो टाइप्स हैं. तो याद रखना कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बॉटम यानी कि एम्प्लॉयर्स से हायर लेवल मैनेजर्स तक जो कम्युनिकेशन जा रही है वो अपवर्ड होती है. और डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे आ रही है. ठीक है, डाउन यानी कि
डाउन में याद रखना कि ऊपर से नीचे जा रही है मतलब कि डाउन हो रही है, अप यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है यानी कि अप हो रही है, ऐसे इस वर्ड को याद रखना। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट तो टॉप मैनेजमेंट। ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के कौन से टाइटल होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैनेजर डायरेक्टर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मिडिल में डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स होते हैं और लोअर में कौन से होते हैं, ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव। ये जरा गौर से एक बार वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और रिपीटेड एमसीक्यूज है। उसके बाद एक इंटरनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल। एक्सटर्नल जो कि आउटसाइड होती है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर, सेंडर जो कि कम्युनिकेशन को सेंड करता है, रिसीवर जो कम्युनिकेशन रिसीव करता है। इनकोड जो कि कहता है कन्वेरियन ऑफ मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडर। डिकोडर क्या होता है, गिविंग मैसेज, ठीक है, मैसेज को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इनकोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग मतलब कि मैसेज रिसीव जो भी कर रहा होता है मीनिंग उसका उसको हासिल हो जाए मैसेज का, तो वो डिकोडर कहलाता है। उसके बाद है जी वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम अल्फाज के थ्रू अपने वर्ड्स अपनी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो वर्बल होती है। नॉन वर्बल जो कि हम लोग अपीयरेंस, कलर, साउंड्स और स्मेल्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं वो नॉन वर्बल होती है। तो ये तो आप खुद भी कंसेप्चुअली भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। 41 कम्युनिकेशन चैनल्स, लेटर्स, टेलीफोन, फैक्स, सेंड, पर्सन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ये क्या है जी, द सेंडर सेंड्स द मैसेज थ्रू द चैनल एंड द रिसीवर रिसीव दिस मैसेज। किसी भी चैनल के थ्रू आप कोई मैसेज अपने किसी भी बिजनेस, कोई पर्सनल बिजनेस वाला वो क्या कर रहा है, किसी भी चैनल पे अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है और आप टीवी पे बैठ के उस इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हो, तो वो आप क्या उसको क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी दो पार्टीज होती हैं, लेटर्स। अच्छा, यहाँ पर एक है जी हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक लेटर्स। लेटर्स में इम्पोर्टेंट है जी इंक्वायरी लेटर होते हैं। इंक्वायरी लेटर में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ के इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंक्वायरी ले रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम लोग इंक्वायरी में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। इंक्वायरी का मतलब भी क्या है, इंक्वायरी लेटर्स। तो ये आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंक्वायरी लेटर और रिप्लाई टू इंक्वायरी में क्या होता है कि इंक्वायरी लेटर में इन्फॉर्मेशन हासिल कर रही होती है और रिप्लाई में इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर लेटर। ऑर्डर इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन प्लेस द ऑर्डर बाय परचेजिंग। समटाइम्स कंप्लेंट लेटर किसी भी कस्टमर्स की तरफ से आता है। कंप्लेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर्स इन दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशन लेटर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट्स। मेमोरेंडम्स, मेमोरेंडम्स क्या होते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर ये होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते, ये कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट्स सपोज किसी पर्सन ने, किसी बड़े इंसान ने, सीनियर पर्सन ने अपनी कंपनी के तमाम जो भी उसकी कंपनी में मौजूद है ना लोग, उसको ने अपनी कंपनी के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन बतानी है इस सारे बंदों को, तो वो एक पेज पे लिख देगा उस डिटेल को। तो ये डिटेल इस पेज, ये जो पेज होगा ना ये मेमोरेंडम कहलाएगा और ये मेमोरेंडम पे कंपनी के सारे बंदे पढ़ लेंगे इस पेज के थ्रू। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड नहीं है जी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल शेप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मीनिंगफुल शेप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेक्चर नंबर 42 से है जी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क फिल्म्स कैन बी अकॉम्प्लिश मोर वर्क विद फीवर रिसोर्सेज इज कॉल्ड लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। मोर फ्लेक्सिबल, जिसमें हमारी आती हैं दो टाइप इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क अलाउ बिजनेस टू ऑफर कस्टमर ग्रेटर वैरायटी एंड फास्टर डिलीवरी। मैस कम्युनिकेशन होती है जी फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस जो कि जनरेट करती है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हाई वैल्यूज टू दी लो। उसके बाद ये तो आप सारे कॉन्सेप्ट बेस पे भी कर सकते हो ना। तो नेक्स्ट की तरफ ही चलते हैं। इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ईआरपी। ईआरपी की फुल फॉर्म के एमसीक्यूज आपका आ सकते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज दी व्हाट ERP stands for E for enterprise, R for resources, P for planning। enterprise a system जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इन प्लानिंग रिसोर्सेज यूजिंग कंप्यूटराइज। कंप्यूटर के थ्रू आप लोग जो भी प्लानिंग कर रहे होते हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको क्या कहते हैं, ERP। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा जी, इसमें कौन से टाइप हैं, कंप्लेंट्स हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नाउन एज CIO। ये इंपॉर्टेंट CIO, ठीक है। ऐसी कंप्लेंट्स जो कि टॉप लेवल मैनेजर्स में जाती हैं वो कौन सी कहलाती हैं, CIO। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन से होते हैं, CIO। और ये चीफ मैनेजर्स होते हैं। और इन स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट हु ओवरसीज द कंपनीज इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन सिस्टम टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। So let's move on the next one, executive supportive system. This one is very important। अच्छा, यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है मैनेजमेंट के डिसीजंस को, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है जी एग्जीक्यूटिव सपोर्ट क्या, एक सिस्टम जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू एग्जीक्यूट डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव सपोर्टिव सिस्टम।
ये भी आप कॉन्सेप्चुअली कर सकते हो। तो कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा। डैश लिंक्ड टू, अच्छा, कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, एक फोन से इंफॉर्मेशन दूसरे मोबाइल फोन में जा रही है तो फोन भी एक कंप्यूटर की ही टाइप आ जाएगी ना, तो क्या कहलाता है ये, कंप्यूटर नेटवर्क। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ओके, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं। सॉफ्टवेयर भी जो होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज टच एंड हाउ सिस्टम विल यूज एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशंस क्या होंगी, ग्राफिकल यूजर सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स विजुअल एड्स यानी कि डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं। अकाउंटिंग जनरल लेडजर, इस पे इतने इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज बन तो नहीं रहे क्योंकि ये तो एमजीटी 503 में है ना, एमजीटी 503 और 301 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो यहाँ पर भी क्या पता एमसीक्यूज लास्ट में बन ही आए, बट नहीं बनेंगे क्योंकि ये हाई लेवल की है ना, इनको आप आगे ही डिटेल में स्टडी करोगे। तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग पढ़ ही ले, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, टाइम स्पैम इन विच अकाउंट इज टर्मिनेटेड, ऐसा टाइम जिसमें अकाउंट खत्म हो जाते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। समराइज, आप पता ही है आपको। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कैसी स्टेटमेंट जो कि शो करती है पोजीशन ऑफ रेवेन्यूज और एक्सपेंस को, कि प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो इनकम स्टेट होती है। प्रॉफिट एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर लॉस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंड है तो वो प्रॉफिट है, एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू है तो वो लॉस है, ये फर्क याद रखना। उसके बाद बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, इट इज जस्ट द फेज ऑफ अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन इन बुक्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में करना तो अकाउंटिंग ही कहलाएगा। तो आईएएस इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड मींस व्हिच इंफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन डिटेल इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो है, फाइनेंशियल मैनेजर। ऑडिटिंग में क्या होता है जी, आरडीओ। आप टिपिकली रेफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स, आरडीओ के थ्रू आप लोग इसको अपने चीज़ों को ऑब्जेक्टिव को एग्जामिन करते हो और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हो। नेक्स्ट है इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, टाइप्स है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिटर्स और आउटर कौन से होते हैं, एन इंटरनल ऑडिटर आईए इज द ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते। इसको बस इतना फर्क याद रख लेना, एमसीक्यूज के लिए काफ़ी है। सो यहाँ से एम्प्लॉयज एंड यूनियंस गेट पेड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है क्योंकि ये मैंने नहीं देखे एमजीटी 211 के लिहाज से। ठीक है, तो ये एसेट्स की इंपॉर्टेंट याद रखना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट सारे, लेकिन एमजीटी 211 में ये टॉपिक डिटेल में कवर नहीं किए गए, तो इसमें आपके जस्ट रैंडमली कुछ ही बनेंगे। टेंजिबल इंटेंजिबल से रिलेटेड हम पढ़ चुके। लायबिलिटी किसी भी कंपनी की मजबूरियों को कहते हैं। ओनर्स इक्विटी क्या होती है कि ओनर का सरमाया, ओनर का एसेट। ठीक है, ओनर इक्विटी कहलाती है, यानी कि कंपनी के मालिक ने जो सरमाया प्रोवाइड किया हुआ होता है। उसके बाद है जी देयर आर इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो तरह के कैपिटल, द अमाउंट ऑफ द ओनर्स ओरिजिनली इन्वेस्ट कर रहा होता है और उसके बाद जो प्रॉफिट भी अर्न कर रहा होता है। उसके बाद है जी हमारे पास टू कीपिंग द अकाउंट इक्वेशन इन बैलेंस, कंपनीज यूज दिस सिस्टम डेवलप्ड एफआरए, तो उसको क्या कहते हैं, इटालियन मोक 1994। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इससे रिलेटेड ना पढ़ें क्योंकि ये तो हमारे दूसरे सब्जेक्ट है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड थोड़ा समझ लेते हैं जी। ट्रायल बैलेंस इज द बुक कीपिंग वर्कशीट जिसमें हम लोग बैलेंस ऑफ द ऑल लेडजर कंप्लेंट होते हैं, डेट और क्रेडिट अमाउंट्स में होते हैं। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली हमें बताई जाती है, वो इनकम होती है। ठीक है, इनकम याद रखना एनुअली स्टेटमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास, ठीक है जी, इतनी ही आपके पास काफ़ी है इन्फॉर्मेशन इसको याद रखने के लिए। लास्ट 45 के अगर हम लोग थोड़े एमसीक्यूज पढ़ लें, एन ऑर्गेनाइजेशन विच बाइज गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड कंसर्न, और एक डिफरेंस बिटवीन बाइंग यानी कि प्राइस और सेलिंग के बीच में जो फर्क आता है बेचने और खरीदने का, वो रेवेन्यू कहलाता है। उसके बाद फाइनेंस क्या होता है जी, थिंकिंग एंड कंसीडरिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, गैदरिंग रेवेन्यूज, पे बैक इन्वेस्टमेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फाइनेंस। उसके अलावा जी रेशियो एनालिसिस, डीलिंग विद बैंक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह एमजीटी 211 की यही वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए इनफ थी। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी, एंड इफ आई एम हेल्पिंग यू दिस इज योर आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।